दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के संबंध में सत्य नहीं है। आपके ऑप्शन थे, ऑप्शन ए संविधान सभा की कुल संख्या 389 थी, ऑप्शन बी यह पूरी तरह से नामांकित निकाय था, ऑप्शन सी एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति द्वारा मतदान किया गया था, या फिर ऑप्शन डी रियासतों के प्रतिनिधियों को रियासतों के प्रमुख द्वारा मनोनीत किया जाना था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी यह पूरी तरह से नामांकित निकाय था। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। कैबिनेट मिशन द्वारा तैयार की गई योजना के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा की कुल संख्या 389 थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें रियासतों को आवंटित की गयी। प्रत्येक प्रांत और रियासतों को उनकी संबंधित आबादी के अनुपात में सीटें आवंटित की गयी। मोटे तौर पर प्रति 10 लाख की आबादी के लिए एक सीट आवंटित हुई। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों को प्रांतीय विधानसभा में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा चुना गया और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि द्वारा मतदान हुआ। रियासतों के प्रतिनिधियों को रियासतों के प्रमुख द्वारा मनोनीत किया गया। संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, यानी यह पूरी तरह से नामांकित निकाय था। यह कथन सत्य नहीं है, बाकी के सभी कथन सही हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, जिला विकास समन्वय और निगरानी समितियों यानी दिशा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये सहभागी शासन और विचारशील लोकतंत्र को बढ़ावा देती हैं। कथन 2 है, ये संसदीय कार्य मंत्रालय से संबंधित है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। चलिए आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। संसद, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय सरकारों में सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए दिशा का गठन किया गया है। ये एक व्यापक पहल है जो सहभागी शासन और सुविचारित लोकतंत्र को बढ़ावा देती है, इसलिए कथन 1 सही है। दिशा समिति का अध्यक्ष जिले से निर्वाचित और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नामित सबसे वरिष्ठ संसद सदस्य होता है, जो कि लोकसभा से होता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी केवल एक कथन सही है। दिशा समिति की बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाती हैं। जिला कलेक्टर इसका सचिव होता है, जो बैठक आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए, केवल एक कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चित ऑपरेशन बरखाने किससे संबंधित है? सुपर कंप्यूटर, ग्रीन हाउस गैसों में कमी, समुद्री प्रदूषण या फिर आतंकवाद का मुकाबला? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, आतंकवाद का मुकाबला। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अफ्रीका में ऑपरेशन बरखाने को समाप्त करने की घोषणा की है। फ्रांस ने जनवरी 2013 में साहेल में अपना सैन्य अभियान शुरू किया। पहले यह अभियान अलकायदा से जुड़े इस्लामी चरमपंथियों को लक्षित करने तक सीमित था, जिन्होंने उत्तरी माली पर नियंत्रण कर लिया था। हालांकि 2014 में इस मिशन को ऑपरेशन बरखाने का नाम दिया गया और इसका उद्देश्य आतंकवाद का मुकाबला करना हो गया था, इसलिए विकल्प डी सही है। इसका उद्देश्य साहेल क्षेत्र में गैर राज्य सशस्त्र समूहों के पुनरुत्थान को रोकने के लिए स्थानीय सशस्त्र बलों की सहायता करना था। स्थानीय संयुक्त आतंकवाद विरोधी बल के साथ लगभग 4500 फ्रांसीसी कर्मियों को तैनात किया गया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, आतंकवाद का मुकाबला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। कथन 2 है, संविधान सभा ने 24 जनवरी 1951 को राष्ट्रगीत को अंगीकार किया था। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। चलिए आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा ने निम्नलिखित कार्य किए थे। इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया, इसलिए कथन 1 सही है। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया था, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा समूह इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस से संबंधित है? सार्क, G20, क्वाड या फिर आसियान? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, क्वाड। इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस पहल क्वाड से संबंधित है, इसलिए विकल्प सी सही है। इसे पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था, जो टोक्यो में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण सहायता के माध्यम से क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और साझा डोमेन जागरूकता बढ़ाने के लक्ष्यों को पूरा करना है। यह भारत प्रशांत क्षेत्र में अवैध, गैर सूचित और अनियमित यानी IUU मछली पकड़ने को रोकने की दिशा में भारत और अन्य क्वाड भागीदारों के संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा देगी। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, क्वाड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय कला और संस्कृति के संदर्भ में बगुरुम्बा क्या है? मार्शल आर्ट फॉर्म, लोक नृत्य, लोक संगीत या फिर स्क्रॉल पेंटिंग? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, लोक संगीत। असम की बोडो जनजाति बगुरुम्बा या बागुरुम्बा नामक नृत्य शैली का अभ्यास करती है, इसलिए विकल्प बी सही है। यह विभिन्न त्योहारों के दौरान किया जाता है। आमतौर पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य ड्रम और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों के साथ होता है। यह नृत्य प्रकृति से प्रेरित माना जाता है, जिससे इसे विभिन्न नृत्य रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, लोक नृत्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचशील का एक सिद्धांत नहीं है? आपके ऑप्शन है पारस्परिक गैर आक्रामकता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, समानता और पारस्परिक लाभ या फिर राष्ट्रहित को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेप। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, राष्ट्रहित को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेप। चलिए एक्सप्लेनेशन से बात समझते हैं। पंचशील या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत पहली बार औपचारिक रूप से 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षरित चीन और भारत के बीच समझौते में प्रतिपादित किए गए थे। दोनों सरकारों ने निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर वर्तमान समझौते में प्रवेश करने का संकल्प लिया है। पहला, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए परस्पर सम्मान। दूसरा, पारस्परिक गैर आक्रामकता। तीसरा, पारस्परिक गैर हस्तक्षेप। चौथा, समानता और पारस्परिक लाभ। और पांचवा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, राष्ट्रहित को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेप। यह सिद्धांत जो है पंचशील का नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिमालयी ग्रे लंगूर की आयुसीन स्थिति क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल या फिर नियर थ्रेटेंड? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, इंडेंजर्ड। हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि आवास की ऊंचाई हिमालयी ग्रे लंगूर के भोजन की विभिन्नता का कारण बनती है। हिमालयन ग्रे लंगूर या चंबा सेक्रेड लंगूर एक कोलोबाइन है, जिसका अर्थ पत्ती खाने वाला बंदर है। इसे विश्व स्तर पर एक लुप्तप्राय प्रजाति यानी इंडेंजर्ड माना जाता है, इसलिए विकल्प बी सही है। यह भारत में हिमाचल प्रदेश में पश्चिम हिमालय की चंबा घाटी तक ही सीमित है। वनों की कटाई, शिकार और वाणिज्यिक बागवानी विस्तार हिमालयी ग्रे लंगूरों के सामने गंभीर चिंता का विषय है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, इंडेंजर्ड। अगला प्रश्न है, माजुली द्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कथन 2 है, सिंधु नदी इसके साथ जुड़ी हुई है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या फिर हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन जो है वो सही नहीं है। चलिए एक्सप्लेनेशन से बात समझते हैं। माजुली ब्रह्मपुत्र में एक नदी द्वीप है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। ज्यादातर आदिवासियों के निवास की वजह से इस द्वीप की संस्कृति अद्वितीय है। इसे असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इसलिए कथन 1 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी। इसके अलावा यह सत्रिया संस्कृति का एक केंद्र है। सत्रिया संस्कृति 15वीं शताब्दी के बाद से क्षेत्र के विभिन्न जाति समूहों को एक साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी, केवल 2 कथन जो है वो सही नहीं है और एक कथन यानी केवल एक कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि इस एपिसोड का आखिरी प्रश्न है। संविधान की कौन सी विशेषता आयरिश संविधान से नहीं ली गई है? आपके ऑप्शन है राजनीति के निदेशक सिद्धांत, ऑप्शन बी राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के चुनाव की विधि या फिर ऑप्शन डी समवर्ती सूची। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, समवर्ती सूची।
चलिए आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने आयरिश संविधान से निम्नलिखित प्रावधानों को लिया था। पहला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। दूसरा, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। और तीसरा, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया था, इसलिए विकल्प डी सही होगा। आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, समवर्ती सूची। यह जो है आयरिश संविधान से नहीं ली गई है। चलिए अब वक्त हो चला है आज के अभ्यास प्रश्न को देखने का। तो आज का अभ्यास प्रश्न है, प्री 2030 एम्बिशन किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए UNFCCC, ऑप्शन बी विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन सी विश्व बैंक, या फिर ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। हमें आपके जवाबों की प्रतीक्षा रहेगी। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और नए नए जवाबों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।